फ्रेंड्स, जब कभी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हो तो आपने एक लीगल टर्म का नाम सुना होगा जिसे बोलते हैं दाखिल खारिज। दाखिल खारिज क्यों करानी ज़रूरी होती है या दाखिल खारिज क्या होता है और क्या इसका प्रोसेस होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कल जो हरियाणा जुडिशरी का एक इंटरव्यू हुआ है उसमें एक कैंडिडेट से भी पूछा कि व्हाट इज़ म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी दाखिल खारिज क्या होता है, कितने तरह की दाखिल खारिज होती है। तो इस तरह से ये जो दाखिल खारिज वर्ड जो है, जो टर्म जो है या फिर जो प्रोसेस है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे दाखिल खारिज क्या होता है या इसकी क्या प्रोसेस है कराने की, इसके बारे में हम पूर्ण जानकारी जो है वो लेंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान। मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला और वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ द टाइटल ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन व्हेन द सैड एसेट इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड। क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स कि जब कभी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें एक ओनर का नाम हटके दूसरे ओनर का नाम रजिस्टर हो जाता है। क्या मतलब हुआ और ये कब होगा? ये कई तरह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, यानी एक क्रेता है एक विक्रेता है, तो जिसने प्रॉपर्टी अपनी बेची और जिसने प्रॉपर्टी खरीदी, तो जहाँ जिसने प्रॉपर्टी बेची थी उसका नाम हटके वहाँ पे क्रेता का जो नाम होता है वो रजिस्टर हो जाता है, ताकि आगे किसी भी प्रोसेस में जो जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो उसके लिए हर चीज़ के लिए लायबल हो। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, और ये दो तरह से हो सकती है। अगर इसकी आप बात करो कि म्यूटेशन जो है यानी दाखिल खारिज जो है वो किन लैंड्स का होता है, तो एक तो हो सकता है ये म्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड और एक होता है म्यूटेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। और कब होता है ऐसा? एक तो प्रोसेस ये होगा कि जब कभी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या बेच रहे हो, इसके अलावा जब कोई वसीयत अपनी लिखता है या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनहेरिट होती है, यानी कि दादाजी जो थे किसी के वो एक्सपायर हो गए तो फादर के पास प्रॉपर्टी आती है, या फिर फादर के बाद उसके बेटे के पास, तो ये जो इनहेरिटेंस होती है इसके थ्रू जब कोई प्रॉपर्टी आती है उसका भी दाखिल खारिज कराना जरूरी होता है। यानी कि किसी के दादाजी अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो जब उनके फादर के नाम प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली नहीं आती है, वैसे तो डिवॉल्व प्रॉपर्टी होती है, मगर उसका दाखिल खारिज कराना बहुत जरूरी होता है। यानी कि सरकार की नज़रों में आपको अपना नाम रजिस्टर कराना जरूरी होता है, ताकि इसका अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल समझें, सपोज कीजिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी हाईवे पे है, ठीक है, आपने किसी एक्स पर्सन से प्रॉपर्टी खरीदी और आपने खरीद तो ली प्रॉपर्टी मगर उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया, यानी कि सेल डीड जो थी वो हो गई साइन, पैसे दे दिए आपने, अपनी प्रॉपर्टी उसने आपके नाम लिख दी, बट सरकार की नज़रों में लैंड रिकॉर्ड जो होते हैं उसमें उसी पर्सन का नाम रजिस्टर है। अब ऐसा हुआ कि वो जो आपका हाईवे था या तो हाईवे नहीं था या फिर वहाँ पे हाईवे पास हो गया और सरकार की नज़रों में जो प्रॉपर्टी है वो उस एक्स पर्सन के नाम भी रजिस्टर है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर कभी कंपनसेशन की बारी आएगी या किसी टैक्स की बारी आएगी तो आप वहाँ पे उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, भले ही आप उसके हकदार क्यों ना हो, भले ही आपने प्रॉपर्टी अपने नाम क्यों ना करवा ली हो, मगर अगर आपने दाखिल खारिज का नहीं करवाया है तो जो कंपनसेशन मिलेगा वो उसी पर्सन को मिलेगा जिसका नाम लैंड रिकॉर्ड्स की यानी स्टेट के लैंड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर है। इसलिए दाखिल खारिज होता है जो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज़रूरी प्रक्रिया हो जाती है। मैंने आपको बता दिया कि दाखिल खारिज दो तरह की होती है, एक तो होती है एग्रीकल्चरल लैंड की और एक नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड तो सही, बट एग्रीकल्चरल लैंड की जो दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी गाँव में रहते हैं और आपने कोई खेत खरीदा या कोई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हो आप, तो ये बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आप कचहरी अपनी जाते हो या फिर आप लोकल म्यूनिसिपैलिटी जाते हो वहीं पे ये सारे काम होते हैं। ऑल्दो अब तो स्टेट्स में ये काम ऑनलाइन हो गया है, बट प्रोसेस जो है आपकी वो उसी के थ्रू जाती है, ऑफलाइन के ही थ्रू। जब आप कभी सेल डीड साइन होती है उसके बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें आप एक एप्लीकेशन लगाते हो और एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो यानी कि अपने रेवेन्यू कोर्ट में, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी लगेंगी। एक तो क्या होगा कि आपकी पर्सनल डिटेल्स, दूसरी आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स, यानी कि प्रॉपर्टी डिटेल्स का मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो किससे खरीदी है, कौन क्रेता था, कौन विक्रेता था, कब खरीदी है, कैसे इसका साइन हुआ है, कितना पैसा पेमेंट हो गया, ये डिटेल आपकी जाएंगी उसमें। उसके बाद इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले कॉपी ऑफ सेल डीड, अगर आपने प्रॉपर्टी किसी से खरीदी है तो उस सेल डीड की कॉपी लगती है उस एप्लीकेशन में, कि मतलब ये सेल डीड जो है इस दिन एग्जीक्यूट हुई, इनके बीच एग्जीक्यूट हुई और ये है सेल डीड, तो ये सेल डीड लगती है उसमें। उसके अलावा एफिडेविट ऑन स्टैम्प प्रोसेस, यानी कि जो एफिडेविट आप देते हो कि हाँ ये जो प्रोसेस थी वो बिल्कुल फ्री विल से हुई है, इसमें कोई तरह का कोई दबाव चीज़ नहीं है, वो एफिडेविट आपको लगता है स्टैम्प पेपर्स पे। और ये स्टैम्प पेपर का जो वैल्यू होता है वो स्टेट टू स्टेट और प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वैल्यू वेरी करता है, यानी कि प्रॉपर्टी कम पैसे होगी तो स्टैम्प कम लगेगा, अगर प्रॉपर्टी महंगी है तो स्टैम्प ज़्यादा लगेगा।
इसके अलावा एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरना होता है। उसके अलावा कॉपी ऑफ आधार कार्ड। अब जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ आधार कार्ड से लिंक हो गई है, तो आधार कार्ड की कॉपी भी जरूरी होती है दोनों लोगों की, यानी कि जो क्रेता है उसकी और जो विक्रेता है उसकी, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, यानी कि अगर जब आप कोई, आपने देखा होगा कि जब कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको कोर्ट फीस देनी होती है, जो टैक्स फी देनी होती है, कि अगर मान लीजिए जो क्रेता होता है वही देता है जनरली, तो वो भी आपको उसकी रिसीट भी लगानी होगी। और कॉपी ऑफ विल, ये सब पे अप्लाई नहीं होता, यानी कि अगर सेल डीड है तभी चीज अप्लाई नहीं होगी। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने अपनी वसीयत लिखी है, या फिर कोई पर्सन एक्सपायर हो गया है, उसके बेटे जो हैं वो दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, तो अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट वो लगाएंगे, या मदर जो भी आपका पर्सन होगा उसका डेथ सर्टिफिकेट लगा, अगर वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो रही है इनहेरिटेंस सक्सेशन से। या फिर अगर कोई पर्सन अपनी विल लिख रहा है यानी वसीयत लिख रहा है, तो उसकी वसीयत की भी कॉपी लगेगी, ठीक है। सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी सक्सेशन से जो आई है वो लगेगा। तो ये कब होता है, इनहेरिटेंस के केस में, यानी कि जब कोई प्रॉपर्टी जब डिवॉल्व हो रही होती है नीचे वाली पीढ़ियों में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ड्यूरेशन कितनी होती है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो देखिए जनरली जो उसका जो समय होता है, समयावधि होती है जो आपका दाखिल खारिज होने की, वो 15 दिन से लेके 1 महीने तक होती है। बट ये जो है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपके स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, आपके वकील के ऊपर मैटर करता है, आपका वकील कैसा है या फिर कौन सा प्रोसेस, आपके वहाँ के अधिकारी कैसे हैं। तो ये आपका 15 से 1 महीने से लेकर 2 महीने तक आपका खींच सकता है मैक्सिमम लगभग। उसके अलावा जो फीस है, फीस भी बहुत नॉमिनल फीस होती है, यानी कि रेवेन्यू कोड की जो फीस लगेगी आपकी वो फीस लगती है इसमें, वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तो ये तो फ्रेंड्स प्रोसेस हो गया दाखिल खारिज का। और इसमें होता क्या है, जैसे कि एक तरह से एक वाद पड़ता है, यानी कि एक केस पड़ता है इसमें। जैसे मान लीजिए मेरा नाम कुशल है, तो मैंने एक्स से प्रॉपर्टी खरीदी, तो क्या होगा, जो एप्लीकेशन लगेगी उसमें ऐसे लिखा जाएगा कि मतलब कि कुशल वर्सेज एक्स, यानी कुशल बनाम एक्स के बीच में ऐसा एक केस तरह से पड़ता है, जहां से क्या होता है 2-3 डेट्स लगती हैं उसमें नॉमिनल तरह से। उसमें क्या होता है कि फिर जो एक्स होता है उसकी प्रॉपर्टी अगर मैंने खरीदी है तो पहले कुशल वर्सेस एक्स होगा, और बाद में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि दाखिल खारिज का जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एक आदेश पारित होगा, यानी कि उस रेवेन्यू कोर्ट से एक आदेश आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आज इस तारीख से इस प्रॉपर्टी यानी इस प्रोसेस के माध्यम से, जैसे मान लीजिए सेल डीड हुई है, तो इस सेल डीड के माध्यम से क्या हुआ कि एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी इन पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी पूर्णतः बेच दी है, और आज से यानी जो भी डेट को आपका दाखिल खारिज कंप्लीट होता है उस दिन से कुशल जो हैं वो इस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक जो उस पर रखते हैं, और आज से इस पर कोई भी लाइबिलिटी, कोई टैक्स, कोई कंपनसेशन के लिए मिस्टर कुशल ही लाइबल होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सिंपल शब्द में समझाने की कोशिश करी है म्यूटेशन, और म्यूटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दाखिल खारिज। ये म्यूटेशन मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो आपको ये अक्सर पूछ लेता है कि व्हाट इज म्यूटेशन, व्हाट काइंड ऑफ, कितने तरह की म्यूटेशन होती हैं, या फिर कैसे म्यूटेशन होती है, क्या प्रोसेस होता है। और अगर आप एक लेमैन पर्सन है, जो अगर आप ज़मीन खरीदते बेचते हैं, तो आपको ये दाखिल खारिज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो मैंने बताया आपको कंपनसेशन वगैरह होता है, वो जिसका नाम रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है उसके नाम चला जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Thanks, friend.